कॉलेज से आते ही प्रोफेसर महेंद्र सिंह ने अपना कोट और टाई उतारकर पलंग पर फेंक दी। पप्पी पलंग पर सोई हुई थी और सुरजीत कौर पास ही बैठी खाना गर्म कर रही थी। ओहो, अभी पगड़ी न उतारिएगा, वह वहीं बैठी बैठी चिल्लाई। 2 मिनट बैठकर सांस ले लीजिए। बाहर से गर्म गर्म आते हैं और आते ही पगड़ी उतार देते हैं। सिर में सीधी हवा लगती है और फिर जुकाम हो जाता है। कितनी बार कहा, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। महेंद्र सिंह अब तक पगड़ी उतारकर मेज पर रख चुके थे और शीशे के सामने खड़े अपने केशों पर कंधा फेर रहे थे। सुरजीत कौर ने खाना मेज पर लगा दिया, फिर कोट और टाई को हैंगर पर टांगते हुए झुंझलाए स्वर में कहा, इतना भी नहीं होता कि आकर अपने कपड़े तो हैंगर पर टांग दें, बस पलंग पर फेंक दिया। क्रीज खराब हो जाती तो कल कॉलेज पहनकर क्या जाते? महेंद्र सिंह कुछ बोले नहीं, थोड़ा मुस्कुरा भर दिए और तौलिए से अपने हाथ पोंछते हुए खाने की मेज पर बैठ गए। पानी के गिलास भरकर सुरजीत भी बैठने को ही थी कि पलंग पर पतले दुपट्टे के अंदर लेटी हुई पप्पी थोड़ी सी कसमसाई। और मुसीबत, कहती हुई सुरजीत झट से पलंग की ओर बढ़ी और उसे सुलाने के लिए थपकियां देने लगी। अब आओ भी ना। महेंद्र सिंह चम्मच से सब्जी का रस्सा पीते हुए बोले, 2 बज रहे हैं और मुझे बड़े जोर से भूख लग रही है। तुम यह क्या ले बैठी? भूख क्या मुझे नहीं लगी है, सुरजीत जरा झुंझलाकर बोली। पप्पी जाग जाएगी तो दोनों का खाना हराम हो जाएगा, आप शुरू कीजिए। किंतु पप्पी को सुलाने के सभी प्रयत्न असफल रहे और आखिर उसे साथ लेकर बैठना पड़ा। उसने प्लेट से रोटियां निकालकर नीचे फेंक दीं, सब्जी की कटोरी को मेज पर उलट दिया। महेंद्र सिंह, अरे अरे करते रहे। सुरजीत खींचती झुंझलाती रही और दोनों किसी प्रकार खाते रहे। महेंद्र सिंह को कॉलेज में प्राध्यापक हुए 2 वर्ष ही हुए थे। अपने घर से काफी दूर मुंबई जैसे नगर में उन्हें नौकरी मिली। पहले वर्ष तो वह अकेले एक होटल में रहते रहे, क्योंकि लगातार प्रयत्न करते रहने पर भी उन्हें रहने योग्य कोई उचित स्थान नहीं मिल सका। दूसरे वर्ष बड़ी चेष्टा करने पर उन्हें अपने कॉलेज से लगभग 10 मील दूर एक खोली मिली, अर्थात एक कमरा जिसमें लकड़ी का पर्दा लगाकर एक रसोई बनाई गई थी। किराया 6 मास का एडवांस देना पड़ा था। कुशल इतनी ही थी कि कुछ पगड़ी नहीं देनी पड़ी। महेंद्र सिंह का बस चलता तो ऐसे मकान की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखते, किंतु वह अनुभव कर चुके थे कि उनके जैसे वेतन पाने वाले व्यक्ति को बंबई जैसे नगर में इससे अच्छे स्थान की आशा नहीं करनी चाहिए। खाना खाकर महेंद्र सिंह पलंग पर लेट गए और एक पत्रिका के पन्ने उलटने लगे। सुरजीत ने पप्पी को उनके पास बैठा दिया और स्वयं झूठे बर्तनों को समेटने में लग गई। महेंद्र सिंह कई बार कह चुके थे कि क्यों न एक नौकर रख लिया जाए तो बर्तन मांजने, कपड़े धोने और पप्पी को खिलाने में मदद कर दिया करे। किंतु सुरजीत सदा यही कहकर टालती रही कि इतने वेतन में बंबई जैसे नगर में नौकर रखने की गुंजाइश कैसे हो सकती है? आखिर 10-20 पीछे भी तो डालने चाहिए। समय कुसमय में कुछ पास न होगा तब किसके सामने हाथ फैलाएंगे? महेंद्र सिंह इस तर्क पर चुप हो जाते। फिलहाल एक बाई काम करती थी जो दोनों समय बर्तन मान जाती और कमरे में झाड़ू कटका कर जाती। बंबई में कटका का अर्थ होता है गीले कपड़े से कमरे के फर्श को साफ कर देना। सुबह महेंद्र सिंह की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि सुरजीत नहाई धोई रसोई में बैठी स्टोव जला रही है। वह पलंग से उठकर कुर्सी पर बैठ गए और बोले, एक गिलास पानी देना। सुरजीत ने चाय का पानी स्टोव पर चढ़ा दिया था। उसने उठकर एक गिलास बासी पानी, जो उनके नित्य प्रातः पीने की आदत थी, उनके सामने रख दिया और कहा, जल्दी नहा धो आइए, काफी देर हो गई है। महेंद्र सिंह ने पानी पीकर मेज पर रखी टाइम पीस की ओर देखा। 6:30 बजने वाले थे। उन्होंने दैनिक पत्र उठाया और वह उसकी मोटी मोटी सुर्खियां देखने लगे। सुरजीत ने रसोई में से ही कहा, चाय तैयार है, फिर कॉलेज को देर हो जाए तो मुझे न कहिएगा। महेंद्र सिंह जम्हाई लेते हुए उठे और इधर उधर देखकर बोले, तौलिया कहाँ है? तार पर नहीं टंगा है क्या? उन्होंने कमरे में आर पार बंधे हुए तार पर दृष्टि डाली और उस पर से तौलिया उतार लिया। फिर उन्होंने कमरे के एक कोने के आले से साबुनदानी और पेस्ट उठाया, पर देखा कि वहां ब्रश नहीं है। मेरा ब्रश कहाँ है? वह जोर से चिल्लाए। वहां आले में नहीं है? सुरजीत ने रसोई में ही बैठे बैठे उत्तर दिया। यहां तो कहीं नहीं।
वहीं कहीं इधर उधर होगा, देखिए ना। महेंद्र सिंह ने इधर उधर देखा, किंतु उन्हें कहीं दिखाई न दिया। बोले, आओ जरा ढूंढ दो, मुझे तो नहीं मिलता। इधर पप्पी भी जाग गई। सुरजीत ने उसे पलंग से उठाया और उनकी गोद में देते हुए कहा, पकड़िए, मैं देखूं। महेंद्र सिंह ने पप्पी को ले लिया। वह अपने छोटे से हाथ से उनके मुंह की ओर ताकती हुई उनकी लंबी नाक को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, और महेंद्र सिंह बुत बने खड़े थे। यह लीजिए। सुरजीत ने ब्रुश अपने हाथ में लेते हुए कहा, उस कोने में पड़ा था, मगर यह नहीं हुआ कि जरा कमर झुकाकर ढूंढ लें। एक आदमी तो खाली आपके कामों के लिए होना चाहिए। महेंद्र सिंह हंस दिए, बोले, तुम्हारे सामने तो सचमुच मेरी सारी चलत फिरत मारी जाती है। पता नहीं पिछला साल कैसे कट गया। अब तो तुम्हारे बिना मुंह से तिल भर भी करते धरते नहीं बनता। देखो ना, जरा जरा सी बात के लिए तुम्हारे सहारे पड़ा रहता हूं। सुरजीत जब कभी महेंद्र सिंह के मुख से इस प्रकार के शब्द सुनती, उसे एक प्रकार का आत्मिक आनंद मिलता। यह अनुभूति उसे एक अजीब सा सुख देती कि कोई उस पर इतना आश्रित है कि अपनी छोटी से छोटी बात के लिए उस पर निर्भर रहता है। फिर भी वह नाराजगी भरे स्वर में बोली, अच्छा जाइए और जल्दी निपटिए। ऐसा भी क्या आलस? महेंद्र सिंह सचमुच बड़े आलसी थे, या यूं कहिए कि अब हो गए थे। सुबह उठते ही चिल्लाना शुरू कर देते थे, पानी, तौलिया, ब्रश, पेस्ट। नहाने जाते समय जब कच्छा भूल जाते, तब या तो सुरजीत स्मरण कराती, या फिर गुसल खाने से कच्छे के लिए पुकार आती, और सुरजीत को रसोई घर में जलते हुए स्टोव और उबलते हुए दूध को वैसे ही छोड़कर भागना पड़ता। आगे बढ़ते हुए प्रत्येक कदम पर वह पीछे घूमकर देखती जाती कि इस बीच कहीं पप्पी रसोई घर में घुसकर सब उलट पुलट न कर दे। महेंद्र सिंह जब नहाकर आते, तब उन्हें दाढ़ी फिक्स करने के लिए एक कटोरी पानी खुला हुआ ठाठा, यानी दाढ़ी पर बांधने वाला कपड़ा और काला धागा तैयार मिलता। ऐसे समय जब कभी पप्पी आकर उनसे उलझने लगती, तब वह चिल्ला उठते, अरे इसे पकड़ो नहीं तो फिक्सों की शीशी उलट डालेगी। और तब सुरजीत रसोई से ही उसे आवाजें देना शुरू करती, या फिर पकड़ने के लिए स्वयं आती। एक दिन महेंद्र सिंह कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहे थे। पगड़ी बांध चुके थे, कपड़े पहन चुके थे। बूट पहनने लगे तो देखा कि उसमें पड़े हुए मौजे कुछ गंदे हैं। उन्होंने इधर उधर देखा, सुरजीत कहीं पास दिखाई नहीं दी। दूसरे मौजे ढूंढने के लिए उन्होंने 2-3 संदूकों के कपड़े इधर उधर पलट डाले, किंतु सब बेकार। वह खड़े खड़े झुंझला ही रहे थे कि सुरजीत हाथ में कुछ घुले हुए गीले कपड़े लिए वहां आ गई। अरे क्या खोज रहे हैं आप? संदूकों के उलटे पुलटे कपड़ों को देखकर उसने पूछा। तुम कहाँ गई थी? मुझे मौजे चाहिए। सब देख डाला पर कहीं नहीं मिले। गुसल खाने में पप्पी के 2 फ्राक ही तो धोने गई थी। इतनी देर में मानो प्रलय आ गई। कहती हुई उसने उखड़े हुए एक संदूक के कोने से मौजे निकालकर उनके हाथ में दे दिया। फिर कहा, जरा ध्यान से देखते तो वहीं मिल जाते, मगर आपको तो खाली उलट पलट करना आता है। सारे कपड़ों की तह खराब करके रख दी। देर हो जाने की आशंका से महेंद्र सिंह वैसे ही खींचे हुए थे। सुरजीत की इस बात से उनका पारा और चढ़ गया। बड़े गंभीर स्वर में बोले, देखो, जब तक मैं कॉलेज चला न जाया करूं, तब तक तुम एक क्षण के लिए भी मेरे सामने से न हटा करो। तुम्हें मालूम तो है कि तुम्हारे बिना जरा सी देर के लिए भी, एक क्षण के लिए मेरा काम नहीं चलता। महेंद्र सिंह के इस क्रोध में भी सुरजीत को हंसी आ गई। बोली, जब मैं नहीं आई थी तब आपका काम कैसे चलता था? तब मैं अपना सब काम स्वयं कर लेता था। तुम्ही ने तो मेरी आदतें बिगाड़ दी है। कभी कभी सुरजीत घर के काम से बहुत खींच जाती थी। महेंद्र सिंह का आलस और पप्पी उसके मुख्य कारण होते। पप्पी जब से बंबई आई थी, पहले दिन से ही उसे यहाँ के दूध से ऐसी अरुचि हो गई थी कि एक दिन में 5 बार दूध पी जाने वाली वह लड़की अब दूध की बोतल को मुंह नहीं लगाती थी। महेंद्र सिंह ने डिब्बे का दूध ला कर दिया, किंतु उसे वह भी नहीं भाया। इसलिए अब वह अधिकतर मां के दूध पर रहने लगी थी और दिन में एक क्षण के लिए भी सुरजीत का पिंड नहीं छोड़ती थी। महेंद्र सिंह जितनी देर भी घर पर रहते, या तो कुछ पढ़ते रहते या लिखते रहते। जब कभी सुरजीत तंग आकर पप्पी को उनके हाथ में पकड़ा जाती, वह उसे 5 मिनट से अधिक नहीं टिका पाते।
या तो वह उनकी पुस्तकों के पन्ने नोचने शुरू कर देती या फिर रोने लगती और महेंद्र सिंह झुंझलाकर किसी काम में लगी सुरजीत के पास उसे बैठा आते। वह झट माँ का कंधा पकड़कर खड़ी हो जाती और उसकी गोद में पहुंचने का प्रयत्न करने लगती। उस दिन महेंद्र सिंह जब कॉलेज से लौटे तब सुरजीत बहुत झल्लाई और परेशान बैठी थी। पप्पी उसकी गोद में पड़ी दूध पी रही थी। आज उसने उसे बहुत परेशान किया था। खाना बनाते समय वह बार बार रसोई घर में घुस आती और सुरजीत की पीठ का सहारा लेकर ऊधम मचाने लगती। एक बार वह बगल से होकर जलते हुए स्टोव के पास पहुंच गई। सुरजीत चमचे से सब्जी हिला रही थी। पप्पी का हाथ जलते हुए स्टोव पर पड़ने ही वाला था कि उसने देख लिया और वह हड़बड़ाहट में सुरजीत की कोहनी स्टोव पर रखे बर्तन से लगी और वह उलटकर नीचे आ गिरा। सारी सब्जी फर्श पर बिखर गई। सुरजीत के कपड़े पीले हो गए। 2-4 छींटें पप्पी पर आ पड़े और वह जोर जोर से रोने लगी। फर्श पर पड़ी हुई सब्जी के रस्से में सने हुए कपड़ों और पप्पी की चीखों ने उसे एक साथ पागल सा बना दिया। किसी प्रकार उसने अपने कपड़े बदले, पप्पी के बदन पर जहां छींटें पड़े थे वहां नीली दवा लगाई और फिर उसे चुप कराने के लिए वह दूध पिलाने लगी। इस घटना ने उसे इतना भ्रमित कर दिया कि उसे इस बात का ध्यान ही न रहा कि महेंद्र सिंह के आने का समय हो गया है और उसे उनके लिए अब तक कुछ खाना बना लेना चाहिए था। महेंद्र सिंह ने आते ही अपनी आदत के अनुसार कोट और टाई उतारकर पलंग पर डाल दी और कमीज उतारते हुए वह बोले, जल्दी खाना लगाओ, भूख अपना पूरा जोर दिखा रही है। सुरजीत जैसे नींद से जागी। उसने पप्पी की ओर देखा। वह दूध पीती पीती गोद में ही सो गई थी। उसे पलंग पर लिटाते हुए सुरजीत ने कहा, आज खाने में कुछ देर है। दोस्तों, ऐसे और भी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए अब आगे सुनते हैं। अभी बन नहीं पाया है। अभी बन नहीं पाया है? क्यों? महेंद्र सिंह ने जरा तीखे स्वर में पूछा। मुझे तो भूख बड़े जोर से लग रही है। अभी बन जाता है के अतिरिक्त सुरजीत ने और कुछ नहीं कहा। एक गुब्बार सा उसके हृदय में भरा हुआ था जिस पर उसके मौन ने आवरण डाल रखा था। वह जैसे ही रसोई घर में जाने को हुई पप्पी जागकर रोने लगी। शायद उसकी जलन की पीड़ा उसे सोने नहीं दे रही थी। सुरजीत ने पप्पी की ओर देखा और फिर महेंद्र सिंह की ओर कुछ तीखी दृष्टि से देखते हुए कहा, आप जरा इसे उठा लीजिए। एक तो महेंद्र सिंह वैसे ही पप्पी को बहुत कम लेते थे और अक्सर सुरजीत को उसे गोद में लिए ही खाना बनाना पड़ता था, पर आज तो महेंद्र सिंह की मन स्थिति भी ठीक नहीं थी। कुर्सी पर बैठे और एक पत्रिका के पन्ने उलटते हुए वे बिगड़कर बोले, ना बाबा, यह काम मुझसे नहीं होगा। पप्पी तथा घरेलू कार्यों के प्रति महेंद्र सिंह के ये व्यवहार सुरजीत के लिए नए नहीं थे, किंतु आज के उनके इन शब्दों ने उसे वह ठेस पहुंचाई कि उसका अंतर्मन तिलमिला उठा। हृदयागार में चिरसंचित कुछ मानो अब फटकर बाहर निकल आना चाहता था। उसके नेत्र डबडबा आए और उसके मुख से कुछ अस्फुट शब्दों के निकलते न निकलते आंसुओं की धारा वेगवती होकर बह चली। पप्पी को पलंग से उठाते हुए उसने कहा, आप इसे नहीं लेंगे तो आज मुझसे खाना नहीं बन सकेगा। महेंद्र सिंह ने मूक दृष्टि से सुरजीत की ओर देखा। वह अपनी आंखें पोंछती हुई कह रही थी, आप पुरुष लोग यह समझते हैं कि जीविका कमाने के लिए आप तो मेहनत करते हैं और ये स्त्रियां घर में बेकार बैठी रोटियां तोड़ती हैं, इसलिए घर गृहस्थी का और अपना जितना भी बोझ इन पर डाला जाए उतना ही ठीक। किंतु हम औरतें घर में अपना दिन किस तरह गुजारती हैं यह हमें ही पता है। आपकी नौकरी तो कुछ घंटों की होती है, किंतु हम 24 घंटे नौकर हैं, और ऐसे नौकर कि जिनके काम को काम नहीं समझा जाता। आप अपने मालिकों से दया और सहानुभूति की आशा रखते हैं, किंतु हम पर आप शायद भूलकर भी दया दिखाना नहीं चाहते। आज मेरा जरा सा ध्यान चूक जाता तो पप्पी स्टोव से जल जाती और पता नहीं कितनी मुसीबतें उठानी पड़ती। इसको बचाने में सारी सब्जी जमीन पर गिर गई। मेरे कपड़े खराब हो गए और इस पर भी कई जगह गर्म छींटे पड़ गए। तब से यह लगातार रो रही है। महेंद्र सिंह ने खेद और उत्सुकता मिली दृष्टि से पप्पी की ओर देखा। उसकी बाहों पर 2-3 जगह नीली दवा लगी हुई थी। महेंद्र सिंह क्रोध से उबल पड़े और बोले, मैंने तुमसे कई दफा कहा कि एक नौकर रख लो, लेकिन तुम हो कि मेरी बात सुनती ही नहीं। सुरजीत बोली, मुझे क्या नौकर से कोई चिढ़ है?
अगर मैं यह खर्च बचाना चाहती हूं तो क्या अपने लिए? कल अगर हमारे पास 2-4 पैसे न हुए तो आपके माता पिता आपको नहीं, मुझे दोष देंगे कि इसने समय कुसमय के लिए 4 पैसे भी बचाकर नहीं रखे। सुरजीत ने देखा, पप्पी उसके कंधे पर सिर रखे सो गई है। उसने उसे धीरे से पलंग पर लिटा दिया और अपना मुंह पोंछती हुई रसोई घर में चली गई। महेंद्र सिंह की दृष्टि तो पत्रिका के पृष्ठों पर लगी थी, किंतु विचारों का झंझा कहीं और चल रहा था। अपने 3-4 वर्ष के विवाहित जीवन में उन्होंने सुरजीत के नेत्रों में इस प्रकार के आंसू कभी नहीं देखे थे। आज की उसकी बातों ने उन्हें झकझोर दिया था और वह सोच रहे थे, क्या कॉलेज के अलावा घर के लिए मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या सुरजीत ने ठीक नहीं कहा कि हम पुरुषों के काम के घंटे तो सीमित होते हैं, पर स्त्रियां 24 घंटे की गुलाम होती हैं? हमें सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी मिलती है, लेकिन उस दिन इन्हें और दिनों से ज्यादा काम होता है। पता नहीं वह इसी प्रकार कितनी देर सोचते रहे। उनकी विचार श्रृंखला तब टूटी जब सुरजीत ने उन्हें खाने के लिए बुलाया। उस दिन के बाद से महेंद्र सिंह के व्यवहार में एक विचित्र सा परिवर्तन दिखाई देने लगा। उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि अब वे अपने छोटे-मोटे व्यक्तिगत कार्य स्वयं कर लिया करेंगे और जितना हो सकेगा घर के काम में सुरजीत का हाथ बटाएंगे। सुबह उठते ही उन्होंने स्वयं घड़े से एक गिलास पानी लेकर पिया। स्नान करने गए तो वहीं से अपना बनियान और कच्छा धोते लाए। कॉलेज जाने के पहले जूतों पर उन्होंने स्वयं ही पालिश कर ली। सुरजीत उनके इस व्यवहार पर चकित अवश्य हुई, किंतु बोली, कुछ नहीं। 2-4 दिन ऐसे ही बीत गए। अब महेंद्र सिंह कॉलेज से आकर अपने कपड़े पलंग पर फेंकते नहीं, बल्कि व्यवस्थित रूप से हैंगर पर टांग देते थे। शाम को सुरजीत जब खाना बनाने लगती, तब वह पप्पी को लेकर छज्जे पर निकल जाते। एक दिन जब सुरजीत ने पूछा, तब उन्होंने कहा, मैंने सोच लिया है कि अब मैं अपने छोटे-मोटे काम स्वयं करूंगा और घर के काम में भी तुम्हारी मदद करूंगा। सुरजीत ने हंसते हुए कहा, हो चुका आपसे, देख लेना। तब तो बड़ी अच्छी बात है। उस दिन इतवार था, छुट्टी का दिन। इतवार को केश धोना महेंद्र सिंह का नियम था। साधारणतः सुरजीत प्रातः उठते ही उनसे केश धोने के लिए कहना शुरू कर देती थी, पर वे छुट्टी के मूड में अपने सभी काम खूब बेफिक्री के साथ करते रहते थे। शौचादि से निवृत्त होकर वह चाय पी लेते, अखबार पढ़ते रहते और पड़ोसियों से गप्पे लगाया करते। जब सुरजीत कहते कहते परेशान हो जाती और बिगड़ने लगती, तब वह तौलिया, साबुन और दही आदि लेकर गुसल खाने में जाते। आज भी उस क्रम में कुछ विशेष अंतर नहीं पड़ा, किंतु जब वह केश धोकर बाहर आए और उन्हें सुखा चुके, तब स्वयं ही तेल लगाने लगे। सुरजीत पप्पी को गुसलखाने में नहला रही थी। लौटकर आई तो उसने देखा कि वह केशों में तेल लगा कंघा कर जूड़ा बांध रहे थे। सुरजीत के हृदय को गहरी चोट लगी। जब से उसका महेंद्र सिंह से विवाह हुआ था और जब भी वह उनके निकट रही थी, रविवार को केश धोने के बाद उन पर तेल लगाने का कार्य वह स्वयं ही करती थी। महेंद्र सिंह के अन्य व्यक्तिगत कार्यों की अपेक्षा इस कार्य में शायद वह अधिक सजग रहती थी। आज उन्होंने स्वयं तेल लगा लिया है, यह देखकर उसे बड़ी ठेस लगी, किंतु वह बोली, कुछ नहीं। दूसरे दिन महेंद्र सिंह स्नान करने जाने लगे, तब वह बोली, कच्छा बनियान धोने की जरूरत नहीं है, वहीं छोड़ दीजिएगा, मैं बाद में धो दूंगी। क्या फर्क पड़ता है? कहते हुए महेंद्र सिंह गुसलखाने की ओर चले गए और जब वह लौट कर आए, तब उनके हाथ में धुले हुए कच्चे बनियान के अतिरिक्त 2 ठाठे भी थे। जब से महेंद्र सिंह अपने व्यक्तिगत कार्यों को करने में रुचि दिखाने लगे थे, तब से सुरजीत को एक विचित्र प्रकार का असंतोष सा रहने लगा था। वह स्वयं नहीं समझती थी कि यह कैसी उलझन है, किंतु उसे लगता था कि जैसे उसकी कोई मूल्यवान निधि प्रतिदिन लुटती जा रही है। जब महेंद्र सिंह अपने सारे काम उसी पर डाले रहते थे, तब कई बार वह खींच उठती थी, किंतु उसकी उस खींच में भी उसे एक सुख की अनुभूति होती थी। अब भी उसके कान इसी प्रतीक्षा में रहते कि महेंद्र सिंह कब उसे किसी चीज के लिए पुकारेंगे, किंतु अब वह उससे कुछ नहीं कहते थे। ठाठा, बनियान, कच्छा, टाई और रूमाल आप ही ढूंढ लेते थे। पप्पी को स्वयं ही लेकर छज्जे पर घूमने लगते थे। घर के वातावरण में एक विचित्र सी मूकता आने लगी थी।
अब न महेंद्र सिंह की चिल्लाहट ही सुनाई देती थी और न सुरजीत की झुझलाहट। अगले इतवार को महेंद्र सिंह केश धोकर छज्जे पर सुखाने लगे। थोड़ी देर में उन्हें पप्पी के रोने का स्वर सुनाई दिया और वह उसे घुमाने ले जाने के लिए अंदर गए। रहने दीजिए, अभी इसे दूध पिलाना है, सुरजीत ने कहा और महेंद्र सिंह चुपचाप बाहर आकर फिर बाल सुखाने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने हाथ लगाकर देखा, केश सूख गए थे। वह कमरे में आए और अलमारी में से तेल की शीशी निकालकर कुर्सी पर बैठकर उसका ढक्कन खोलने लगे। सुरजीत बैठी यह सब देख रही थी। वह धीरे से उठी और पास आकर तेल की शीशी पकड़ते हुए बोली, लाइए, मैं लगा दूं? मैं लगा लूंगा। लाइए न लगा दूं, सुरजीत ने जरा आग्रह से कहा। नहीं, मैं स्वयं लगाऊंगा, कहकर महेंद्र सिंह उसके हाथ से तेल की शीशी खींचने लगे। किंतु उन्होंने अनुभव किया कि सुरजीत की पकड़ कुछ कड़ी हो गई है। उन्होंने उसकी ओर देखा। सुरजीत की स्थिर दृष्टि उन पर गड़ी हुई थी। उनकी भी दृष्टि स्थिर हो गई। देखते ही देखते सुरजीत के नेत्र डबडबा आए और आंसुओं की एक अविरल धार बह निकली। अरे, क्या हुआ? महेंद्र सिंह ने अचंभे में पूछा। कुछ नहीं, सुरजीत ने आंखें पोंछते हुए कहा। तेल मैं लगाऊंगी। महेंद्र सिंह हंस पड़े और बोले, तुम स्त्रियों को समझना तो शायद भगवान के भी बस में नहीं। और यह कहते हुए उन्होंने तेल की शीशी सुरजीत के हाथ में देकर सिर आगे बढ़ा दिया। यह कहानी यहीं खत्म होती है। और हाँ, अगर आप कोई अपने पसंद की कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए, मैं कोशिश करूंगी। और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सुनने के लिए धन्यवाद।